नमस्कार दोस्तों, देव सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन, आज हम इसकी पहली यूनिट का रिवीजन करने वाले हैं। इलेबोरेट कॉन्सेप्ट ऑफ इल्यूमिनेशन। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम से पूछा जा सकता है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो ये एक प्रकार की वेव्स होती हैं जिनकी मदद से हम सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि 2G सिग्नल है, 3G सिग्नल है, 4G है और अब 5G भी आ गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं जिन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। अब इनके कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे और गामा रेज। तो ये टोटल 7 प्रकार की यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में वेव्स होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये दो कॉन्सेप्ट को सबसे पहले क्लियर करना है। किसी भी सिग्नल की अगर वेवलेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और अगर किसी की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये आपको दिमाग में बिठा के रखना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें रेडियो वेव्स की, तो रेडियो वेव्स का जो साइज होता है वो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स के बराबर होता है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, बड़ी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, रेडियो वेव और माइक्रोवेव के बीच की जो तरंग होती है उसका साइज इंसानों के बराबर होता है। इसके बाद आता है माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। इनके बीच के जो सिग्नल्स होते हैं वो एक बटरफ्लाइज यानी कि तितली के साइज का हो सकता है। इंफ्रारेड और विजिबल लाइट के बीच की जो वेवलेंथ होती है वो एक सुई यानी कि निडल के प्रकार की हो सकती है। निडल का जो पॉइंट होता है ना, उस साइज की ये वाली वेवलेंथ होती है। इसके बाद आता है विजिबल लाइट्स। विजिबल लाइट्स जो होती है ये प्रोटोजोआस टाइप की होती है। अब देखिए दोस्तों, विजिबल लाइट का एग्जांपल तो आपको पता है कि जितनी भी प्रकार की लाल, पीली, हरी, नीली जो हमें लाइट्स दिखती हैं वो सारी की सारी विजिबल लाइट्स होती है। लाल कलर जो होता है ये खतरे का निशान माना जाता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य यानी कि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा अधिक होती है, इसलिए यह हमें दूर से भी दिखाई दे जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों अल्ट्रावायलेट्स। तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उस साइज की जो वेवफॉर्म होती है वो अल्ट्रावायलेट्स की होती है यानी कि यूवी किरणों की। आपको ये भी पता है कि सूर्य के प्रकाश से भी पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो निकलती हैं और वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, जिसे पृथ्वी पर मौजूद ओजोन लेयर काफ़ी हद तक रोक देती है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। लेकिन कई ऐसी मेडिकल सर्जरीज होती हैं जिसमें हमें यूवी किरणों की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों एक्सरे। एक्सरे तो आप सभी ने सुना हुआ है कि मेडिकल्स में हम इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों गामा रेस। गामा रेस की जो वेवलेंथ है ये सबसे ज़्यादा शॉर्ट होती है। इसका मतलब ये है कि इसकी फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा अधिक होती है, और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी दूर तक ये बड़ी आसानी से ट्रेवल कर सकती है। अब देखिए दोस्तों, इनके हम यूजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा रेडियो वेव। इसका यूज़ जो है वो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकम्युनिकेशन और रडार में किया जाता है। आप जितने भी टीवी चैनल्स वगैरह देखते हैं ना, उन सब में रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव ओवेंस में, सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन होता है, रडार में, इन सभी में माइक्रोवेव तरंग का यूज़ किया जाता है। इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड हीटर्स होते हैं। नाइट विज़न जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें भी इंफ्रारेड का यूज़ किया जाता है। इसके बाद रिमोट में जो छोटी-सी लाइट लगी होती है, जो सेंसर लगा होता है, उससे भी जो लेज़र निकलती है वो इंफ्रारेड ही होती है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा विज़िबल लाइट। तो विज़िबल लाइट में विब ग्योर का सिस्टम चलता है, यानी कि जो हमारे 7 कलर हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट, ये सारे विज़िबल लाइट में होते हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर है दोस्तों अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट का जो यूज़ है ये जर्मिसाइडल लैंप्स में किया जाता है। आपने कीड़े मारने वाले ऐसे लैंप देखे होंगे जो रेलवे स्टेशंस में भी लगे होते हैं, उसमें इनका यूज़ किया जाता है। इसके बाद फ्लोरोसेंस और कुछ मेडिकल एप्लीकेशंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों एक्स-रेज़। तो मेडिकल जो इमेजिंग होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है, और इंडस्ट्रियल टेस्टिंग में भी एक्स-रे का यूज़ किया जाता है। और सबसे लास्ट आता है दोस्तों हमारा गामा रेस।
गामा रेस का जो यूज़ है ये मेडिकल ट्रीटमेंट में किया जाता है। कुछ प्रकार की रेडियोथेरेपी होती हैं जिसमें हमें गामा रेस का यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस और एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि खगोल शास्त्र में भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपने एवेंजर्स मूवी देखी होगी तो जब टेसरेक्ट गुम जाता है तो निक फ्यूरी यही कहता है कि वो प्रोफेसर ब्रूस बैनर को बुलाएं, क्योंकि गामा रेस के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी उन्हीं को होती है और वो उसी रेडियोथेरेपी के थ्रू अपने आप को हल्क में चेंजेस कर लेते हैं। उसमें एक डायलॉग भी है कि गामा रेस से ही हल्क बना हुआ है। तो मूवियों से दोस्तों हमें ज्ञान भी लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर आप इन डायग्राम्स को देखेंगे तो ऊपर वाला डायग्राम या फिर ये डायग्राम, इसमें से जो भी आपको ईजी लगे आपको एग्जाम में बनाकर आना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इल्यूमिनेशन टर्मिनोलॉजी से पूछा जा सकता है। इसमें कुल 13 या 14 प्रकार की टर्मिनोलॉजी दी हुई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा आईएमपी है, तो एक बार आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट सीधे बड़े क्वेश्चंस पर आते हैं, क्योंकि वो अभी ज़्यादा आईएमपी हैं, वो ज़्यादा नंबर के अगर हम करेंगे तो हमारा रिजल्ट उसमें काफ़ी अच्छा हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, आपको इनवर्स स्क्वायर लॉ का क्वेश्चन भी आ सकता है। ये एक ऐसा लॉ है जिसकी मदद से हम प्रकाश की तीव्रता का पता लगा सकते हैं। आप स्क्रीन पे फॉर्मूला देख सकते हैं, I बराबर P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो I है ये इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन है, यानी कि प्रकाश की तीव्रता कितनी है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। P जो है ये पावर है सोर्स की, जैसे आप 60 वाट का बल्ब लगाते हैं तो 60 वाट इसकी क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। इसके बाद R जो है ये डिस्टेंस है कि आपका बल्ब जो है वो कितनी दूरी पे लगा हुआ है ऑब्जेक्ट से, वो दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगी, R। तो इसकी मदद से आप प्रकाश की इंटेंसिटी यानी कि उसकी तीव्रता को निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखें कि एक प्रकाश स्रोत है जो 100 वाट का है और स्रोत से दूरी उसकी 5 मीटर है, तो यहाँ पर आपको प्रकाश की तीव्रता बतानी है। तो आप फॉर्मूले में दोस्तों यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। P बराबर यहाँ पे 100 आ जाएगा, 4 पाई की वैल्यू वही रहेगी, R की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 5 मीटर। उसके बाद दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0.318 वॉट पर मीटर स्क्वायर इसकी इंटेंसिटी आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो लैम्बर्ट कोसाइन लॉ से भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन दोनों लॉ में से कोई एक लॉ आपसे पूछा जा सकता है या फिर इसके न्यूमेरिकल भी आईएमपी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि लैम्बर्ट कोसाइन लॉ प्रकाश की तीव्रता के बारे में ही बात करता है। प्रकाश का जो कोण बनता है वो ये कहता है कि सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा सतह के सामान्य के बीच का जो कोण होता है उसके कोसाइन का अनुपात होता है। आप इसका फॉर्मूला देखेगा, E बराबर E0 इंटू कॉस थीटा। अब E यहाँ पर क्या हो जाएगा, इल्यूमिनेशन ऑन द सरफेस, यानी कि सतह पर कितना प्रकाश पड़ रहा है। इसके बाद E0 जो है ये यहाँ पर दोस्तों एक कोण होता है। थीटा यहाँ पर आपको पता है 0 डिग्री का एक कोण है कि सतह पर किस एंगल से प्रकाश पड़ रहा है। थीटा जो है ये एक दिशा के हिसाब से भी हम देख सकते हैं। अब लैम्बर्ट कोसाइन लॉ की अगर हम प्रॉब्लम देखें तो सिंपल यहाँ पर दोस्तों आपको थीटा की वैल्यू 0 दी हुई है, तो E0 बराबर 500 लक्स, यानी कि उस समय की बात कर रहे हैं जब हमारा कोई भी कोण नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि जो हम प्रकाश भेज रहे हैं वो अगर हम 90 डिग्री के कोण पर भेजेंगे उस टाइम पे आपको प्रकाश की तीव्रता बतानी है। फॉर्मूले में रख के आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब दोस्तों फर्स्ट यूनिट के ही अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको वर्किंग एंड एप्लीकेशन जो है बहुत सारे लैंप का दिया हुआ है। जैसे कि आपको कुछ लैंप आएंगे उसका आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसकी कनेक्शन डायग्राम, सर्किट डायग्राम। तो चलिए हम इस पे सबसे पहले शुरू करते हैं इनकैंडिसेंट लैंप से। आपने देखा होगा पहले 10 रुपए वाले जो बल्ब आते थे 100 वाट, 200 वाट, 40 वाट, 60 वाट के, उन बल्ब को हम इनकैंडिसेंट लैंप बोलते हैं। इसका डायग्राम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में अगर पूछता है तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी दोस्तों आपको देखना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स हैं, आप जिसमें चाहे उसमें लिख सकते हैं। अब ये जो बल्ब होता था इसमें क्या होता था कि उच्च तापमान पर ये तार को गर्म करता था, इसका जो अंदर की कॉइल होती थी वो गर्म हो जाती थी और प्रकाश उत्पन्न करती है। इसका जो फिलामेंट होता था वो टंगस्टन का बनाया जाता था। इसके साथ ही इसका जो फिटिंग होता था तो आसानी से ये एक सॉकेट में फिट हो जाता है, मार्केट में आप इसका सॉकेट लेके आ सकते हैं। अनुप्रयोग की अगर हम बात करें यानी कि एप्लीकेशंस की,
तो ये घर में प्रकाश के लिए यूज़ किया जाता था। उसके बाद जो लाइट्स वगैरह होती है, झालर वगैरह होती है, उसमें भी इनका यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों फ्लोरोसेंट लैंप यानी कि ट्यूबलाइट। ये तो आप सभी ने देखी होगी। ट्यूबलाइट का डायग्राम भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें एक स्टार्टर का यूज़ किया जाता है और वाइट वाइट जो इसके अंदर गैस भरी होती है उसी को हम फ्लोरोसेंट गैस भी बोलते हैं। ये कनेक्शन डायग्राम आपको ज़रूर बनाना है। अगर आप ये डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपको उतने अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। अब इसका काम क्या होता है दोस्तों? तो ऑब्वियसली सी बात है कि इसके अंदर का जो फ्लोरोसेंट है उसके कारण हमें वाइट लाइट मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। इसमें चोक और स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। फिटिंग कनेक्शन में आप देख सकते हैं कि कितना ईजी है। अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन में भी आप लिख सकते हैं कि घरों में, इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक पर्पज़ पे भी इसका यूज़ किया जाता है। तो अलग-अलग जगहों पे हम ये ट्यूबलाइट का यूज़ करते हैं। फिर आता है दोस्तों CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ये ट्यूबलाइट का ही एक छोटा रूप है। अब ट्यूबलाइट आपकी 40 वॉट और 20 वॉट की आती थी। इसे हमने रिप्लेस कर दिया CFL से। तो जितना 40 वॉट की ट्यूबलाइट थी उतनी ही लाइट हमें 20 वॉट की CFL दे सकती है। अब CFL में दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट का यूज़ किया जाता है। अलग-अलग वॉट के हिसाब से ये हमें मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि सबसे ईज़ी और सिंपल डायग्राम ही मैंने अपने नोट्स में यूज़ किए हैं ताकि आप इन्हें एग्ज़ाम में बनाकर अच्छे नंबर ला सकें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि CFL भी एक प्रकार का फ्लोरोसेंट लैंप ही है और ये भी सॉकेट में बड़ी आसानी से फिट हो जाता है। इनकैंडिसेंट लैंप के लिए जो हम होल्डर का यूज़ करते हैं वही आपका CFL में भी यूज़ हो जाता है। इसके बाद आता है सोडियम वेपर लैंप। नाम से ही पता चल रहा है कि सोडियम वेपर, वेपर यानी कि भाप, उसका यूज़ यहाँ पर किया जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें भी एक ग्लास ट्यूब का यूज़ किया जा रहा है। तो सोडियम वेपर लैंप एक प्रकार से प्रकाश उदासीन गैस लैंप होता है, जो कि अप्रकाशित ऊष्मा को प्रकाश में बदल देता है। अब जो सोडियम वेपर लैंप होता है, इसे फिटिंग करने के लिए अलग से इसके होल्डर्स का यूज़ किया जाता है। ये किसी नॉर्मल होल्डर में फिट नहीं होते हैं और ज़्यादातर इनका यूज़ हम आउटडोर लाइट्स में करते हैं। पहले आपने रोड वगैरह में जो लाइट्स देखी होंगी, उनमें भी इनका यूज़ किया जाता था। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप का डायग्राम भी बहुत ज़्यादा आईएमपी है, तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों फिर लास्ट में आता है एलईडी। अभी इस समय सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो एलईडी ही है, लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें क्या होता है, बहुत सारी एलईडीज़ को यूज़ किया जाता है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि कितने वॉट का आपका एलईडी लैंप बनेगा। इसमें टूट-फूट की डर भी नहीं होता है। अब सोडियम वेपर लैंप है, इनकैंडिसेंट लैंप है या फ्लोरोसेंट लैंप है, अगर ये थोड़ा-सा भी गिर जाता है तो टूट जाता है। लेकिन एलईडी में एटलीस्ट ये प्रॉब्लम नहीं है और आज के समय कम से कम वॉट की एलईडी मार्केट में आ जाती हैं, जिससे आपका बिल भी काफ़ी हद तक बच जाता है। यहाँ पे 7 वॉट की एलईडी का एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। इसके बाद आता है मेटल हैलाइड लैंप। आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। वैसे दोस्तों ये सारे जो लैंप हैं अब इनका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है, लेकिन हमारा सिलेबस काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड होता है, तो हमें ये थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। तो अगर आपके ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ जाते हैं, क्यों ना कोई लैंप आपको पूछा जा सकता है, तो आपको डायग्राम बनाना है, उसका आपको काम का सिद्धांत यानी कि वर्किंग प्रिंसिपल समझाना है, 2 लाइन में आप उसका फिटिंग बता सकते हैं, उसके एप्लीकेशंस और अनुप्रयोग को भी बता सकते हैं। फिर आता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट यानी कि चोक। अलग-अलग समय पे अलग-अलग चोक का यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट जो है, ये किसी फ्लोरोसेंट लैंप या कई प्रकार के ऐसे बल्ब होते हैं जिसमें करंट को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पहले जो चुंबकीय चोक का यूज़ किया जाता था वो काफ़ी ज़्यादा भारी होते थे, जो आपने पुरानी ट्यूबलाइट्स में देखे होंगे, और अभी के जो इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट हैं, जो चोक हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हल्के होते हैं और इनका यूज़ भी काफ़ी आसान होता है। अब ये धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके साथ दोस्तों आप इसका एक डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम है जो कि काफ़ी सिंपल है और ट्यूबलाइट को कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट से जला सकते हैं वो यहाँ पर समझाया हुआ है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ये डायग्राम भी यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट की एफिशिएंसी यानी कि उसकी दक्षता की अगर हम बात करें, तो जो मैग्नेटिक बैलास्ट है उसकी अपेक्षा इसकी दक्षता बहुत ज़्यादा अधिक होती है।
ये उच्च आवृत्ति पे यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, ये झिलमिलाहट को कम करते हैं। अगर आपने पुरानी ट्यूबलाइट देखी होगी तो बहुत ज़्यादा ब्लिंक करती रहती है, या कुछ ऐसे बल्ब होते हैं जो हमें लगता है कि यार ये हल्का-हल्का सा ब्लिंक कर रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट में नहीं आती है। ये एक स्थिर प्रकाश देते हैं और काफ़ी हद तक इनकी जो दक्षता होती है, वो मैग्नेटिक ब्लास्ट से बहुत ज़्यादा अधिक होती है। इनकी लागत भी कम होती है और इनका वज़न भी कम होता है। सेकंड नंबर पे आता है डिमिंग कैपेसिटी। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये जो लाइट थोड़ा बहुत कम हो जाती है ना, इसमें ये वाली प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट को ऐसा बनाया हुआ है कि ये थोड़ा बहुत वोल्टेज कम होने पे भी प्रकाश को कम नहीं करेगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है दोस्तों, इंस्टेंट स्टार्ट यानी कि तत्काल प्रारंभ। पुरानी ट्यूबलाइट्स में क्या होता था, आप बटन चालू करते थे, फिर 3-4 बार ब्लिंक होता था, उसके बाद ट्यूबलाइट चालू होता था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट में डायरेक्ट आपका ट्यूबलाइट स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, रिड्यूस्ड नॉइज़। पुराने वाले जो चोक होते थे उसमें एक हमिंग साउंड होता था, इस टाइप से वो हमेशा चलते रहता था। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट है, इसमें ये वाली प्रॉब्लम को भी खत्म कर दिया गया है। 5वें नंबर पे आता है लाइट क्वालिटी। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है लाइट की, तो पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। नेक्स्ट आता है कॉम्पैक्ट साइज़। इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट जो होता है, इसका साइज़ काफ़ी कम होता है। अगर आप पुराने मैग्नेटिक बैलास्ट को देखेंगे तो उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता था। फिर आता है कंपैटिबिलिटी, यानी कि ये किसी भी ट्यूबलाइट या उन चीज़ों के साथ बड़ी आसानी से कंपैटिबल हो जाता है। हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि यार ये वाला चोक सिर्फ़ इसी में लगेगा या उसमें लगेगा। हर चोक को जो है वो अलग-अलग वैरायटी में ऐसा कंपैटिबल बनाया जाता है जो आसानी से फिट हो जाए। तो ओवरऑल दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट जो है वो मैग्नेटिक ब्लास्ट की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा स्टेटोस्कोपिक इफ़ेक्ट। ये बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन हाँ, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब हम किसी लाइट को बहुत ज़्यादा स्पीड से भेजते हैं, तो आप उस स्पीड को नहीं देख सकते, बल्कि उसमें होने वाले कुछ चेंजेस को ही आप देख पाएँगे। जैसे कि अगर रास्ते में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं और जब आप एक लाइट को वहाँ पे फ़ोकस करके मारते हैं, तो आप उस लाइट को जाते हुए नहीं देख सकते, लेकिन वो लाइट जिन-जिन चीज़ों पर पड़ेंगी, वो चीज़ें आपको साफ-साफ दिखा जाएगी। तो उसी को हम कहते हैं स्ट्रेटोस्कोपिक इफ़ेक्ट। तो इसके बारे में आप 4 लाइन बड़ी आसानी से लिखकर समझा सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों स्ट्रेटोस्कोपिक इफ़ेक्ट का ये डायग्राम है, ये ब्लॉक डायग्राम अगर आप बना देंगे तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिएगा। तो ये हमने फर्स्ट यूनिट के कुछ आईएमपी क्वेश्चंस पढ़े। अगर टाइम मिल जाता है तो बाकी यूनिट्स के भी आईएमपी क्वेश्चन हम अपलोड कर देंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहें देव सर की क्लास में। धन्यवाद।